प्लाज्मा को एज ए फ्लूइड हम ट्रीट करेंगे इसमें वेव्स को फाइंड आउट करने के लिए। हम सिमिलर कंसिडर कर लेंगे, जैसे आप ये कह लें कि वाटर है और वाटर के अंदर अगर आप कोई भी रॉड ले लें या कोई भी आप स्टोन फेंकें तो आप देखते हैं कि उसमें डिफरेंट सर्कुलर वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। तो सिमिलर वे में प्लाज्मा के अंदर बहुत सारी वेव्स हैं जो डिफरेंट वेवलेंथ की हैं, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ की हैं। तो हाँ, वो वेव्स जो हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस इलेक्ट्रोस्टैटिक वेव भी हो सकती हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी। यानी कि अगर पूछा जाए कि प्लाज्मा में किस किस्म की वेव्स एग्जिस्ट करती हैं, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव्स जो प्लाज्मा में एग्जिस्ट करती हैं। इनमें हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक वेव्स होती हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ठीक है। तो उन्हीं वेव्स को हमने स्टडी करना है। हम कुछ वेव्स इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टडी करेंगे और कुछ जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है। और उनको हमने मैथमेटिकली सॉल्व करके उन वेव्स का रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो उन वेव्स को सॉल्व करने के लिए हमने फ्लूइड मॉडल यूज़ करना है। तो उसका जो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि जब भी हमने कोई इक्वेशन जो है वो सॉल्व करनी है, यानी जब भी हमने कोई वेव ड्राइव करनी है। अच्छा, फॉर एग्जांपल कौन कौन सी वेव्स हैं प्लाज्मा के अंदर? इलेक्ट्रॉन वेव्स भी हैं, आयन वेव्स भी हैं। तो अब आपने कौन सी वेव जो है वो स्टडी करनी है, तो सबसे पहले आपने उस वेव के लिए फ्लूइड मॉडल लिखना है। और उसके बाद सबसे पहला स्टेप जो आपने किया, फ्लूइड मॉडल कंसिडर किया, यानी कि यही जो तीन इक्वेशन अभी हम यूज़ कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन, कंटिन्यूटी और पॉइसन इक्वेशन, ये आपने तीन इक्वेशन लिखी। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इन इक्वेशंस को लीनियराइज करना है, ठीक है। तो जो आज टॉपिक आपने पढ़ना है वो है लीनियराइजेशन ऑफ दीज इक्वेशंस, यानी कि जो फ्लूइड मॉडल की इक्वेशंस हैं उनकी हमने लीनियराइजेशन जो है वो करनी है। इससे प्रीवियस जो लेक्चर में आपने सुना था वो हमने फेज़ वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी जो है वो स्टडी की थी। तो फेज़ वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी का लेक्चर जो था उसमें यानी कि आपको क्यों फेज़ वेलोसिटी या ग्रुप वेलोसिटी की ज़रूरत होती है, इसलिए कि जब भी हम क्योंकि वेव्स को ही स्टडी कर रहे हैं, तो जब आप वेव्स को स्टडी कर रहे होते हैं तो आपने बताना होता है कि वेव्स किस वेलोसिटी के साथ जो है वो ट्रैवल कर रही है, ठीक है। और एक कभी भी वेव एक सिंगल वेव नहीं होती बल्कि ग्रुप ऑफ वेव्स होता है। तो इसलिए हमें फेज़ वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी जो है वो दोनों फाइंड आउट करनी है। जब भी आप कोई वेव स्टडी करेंगे, उस वेव की कैलकुलेशंस करेंगे, तो आप उसकी फेज़ वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी जो है वो लास्ट पे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, लीनियराइजेशन जो है वो हमने इक्वेशंस की वो देखनी है। अब ये लीनियराइजेशन है क्या? लीनियराइजेशन ये है कि आप जब भी किसी चीज़ को डिस्टर्ब करते हैं, बेशक वो फ्लूइड को, वाटर को या किसी स्ट्रिंग को, तो उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, ठीक है। यानी लेट्स सपोज अगर आप एक टब में पानी ले लें और उसके अंदर आप पत्थर फेंक दें, तो आपको सेंटर में से वेव्स जो है वो साइड्स पे जाती हुई नज़र आएंगी, ठीक है। तो अब आप ये कह सकते हैं कि सेंटर में जो डिस्टर्बेंस है, इस डिस्टर्बेंस को क्रिएट करने से वेव्स प्रोड्यूस हुई हैं। तो सेंटर में जो डिस्टर्बेंस है वो ज़्यादा है और ये डिस्टर्बेंस सेंटर से होती हुई साइड्स की तरफ जा रही है, ठीक है। तो हम जो है उसको डिवाइड कर सकते हैं कि कुछ पार्ट्स जो हैं वो जहाँ पे डिस्टर्बेंस कम है, कुछ पार्ट्स जो हैं वो जहाँ पे डिस्टर्बेंस ज़्यादा है। लीनियराइजेशन करने का मतलब ये है कि हम अपने आप को फिक्स कर लें एक ख़ास लिमिट तक। लीनियराइजेशन कहाँ से आती है? ये मसलन आप डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, मैथ में डिफरेंट इक्वेशंस जो आप सॉल्व करते हैं, तो इसमें हायर ऑर्डर इक्वेशंस भी होती हैं और फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशंस भी होती हैं। तो इक्वेशंस को लीनियराइजेशन करने का मतलब ये है कि हम सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर जो है उस तक अपने आप को लिमिट रखना चाहते हैं। हम हाई पावर की इक्वेशंस जो हैं या हाई ऑर्डर की इक्वेशंस जो हैं वो उसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो अगर प्लाज्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं फिज़िकली या थ्योरेटिकली बताऊं तो हम ये है कि प्लाज्मा के अंदर बहुत सारे इंटेंसिटी की डिस्टर्बेंसेस हैं। तो हम उस डिस्टर्बेंस को के लिए हम वर्ड बोलते हैं पर्टर्बेशन का। जैसे आपने क्वांटम में पढ़ा होगा पर्टर्बेशन थ्योरी। तो पर्टर्बेशन या डिस्टर्बेंस एक ही चीज़ है। तो फर्स्ट ऑर्डर डिस्टर्बेंस या फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन को स्टडी करने के लिए हमें इक्वेशंस को फर्स्ट ऑर्डर तक स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो इसलिए हम उसको लीनियराइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो जब भी आप इक्वेशन की लीनियराइजेशन करेंगे तो हम
क्वांटिटीज़ को इस तरह से लिखेंगे कि एक उस क्वांटिटी का हम परटर्ब्ड पार्ट लिखेंगे और एक अनपरटर्ब्ड पार्ट। अनपरटर्ब्ड पार्ट कौन सा होगा? जब डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होगी, जब आपका प्लाज्मा जो है वो होमोजीनियस होगा, यूनिफॉर्म होगा और कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, उसको हम बोलेंगे अनपरटर्ब्ड पार्ट। और साथ ही हम लेंगे परटर्ब्ड पार्ट, यानी कि डिस्टर्बेंस क्रिएट होने के बाद जो आपका पार्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह से उन इक्वेशंस को फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन तक बाउंड करने के प्रोसेस को हम लीनियराइजेशन ऑफ इक्वेशंस बोलते हैं। तो मोस्टली जब भी आप फ्लूइड इक्वेशंस लिखते हैं या इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं, तो आपको जिन क्वांटिटीज़ को फेस करना होता है उसमें मैथ शामिल होता है, चार्ज होता है जिसे आप क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके अलावा उसकी वेलोसिटी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। ये वो सारी क्वांटिटीज़ हैं जो कि प्लाज्मा के अंदर जब आप फ्लूइड मॉडल लिखते हैं तो ये वाली आप इक्वेशन जो है वो में ये टर्म जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इन इक्वेशंस को आप देखते हैं, लिखते हैं और फिर हम इनकी लीनियराइजेशन जो है वो देखते हैं किस तरह से होगी। जब भी आप फ्लूइड मॉडल लिखेंगे, मैं उसे कहूँगी जी ये आपका फ्लूइड मॉडल है या ये आपकी इक्वेशन है, इसको लीनियराइज करें। तो सबसे पहले आप देखेंगे आपका फ्लूइड मॉडल जो कि आपने लेक्चर में पढ़ा है, यहाँ सिर्फ उसकी इक्वेशन मैं आपको बताने लगी हूँ। ये सबसे पहली इक्वेशन है आपकी फ्लूइड मॉडल की, जिसको आप क्या कहते हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, सिंगल पार्टिकल के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन। ये आप इसको आप कन्वेक्टिव डेरिवेटिव बोलते हैं, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का पार्ट है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का, ये आपकी इक्वेशन ऑफ स्टेट है। ठीक है, और यहाँ पे के जो है वो आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और गैमा जो है ये आपकी रेशो है हीट कैपेसिटी की। ये आपको याद होगा, ये हमने इक्वेशन ऑफ स्टेट वाले टॉपिक में ये ड्राइव किया था पार्ट। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन जो है फ्लूइड मॉडल की वो इक्वेशन ऑफ मोशन है। सेकेंड इक्वेशन जो है वो आपकी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है और थर्ड इक्वेशन आपकी पॉइजन इक्वेशन, जिसको समटाइम पोजॉन इक्वेशन भी बोलते हैं। तो सबसे पहले आपने जब भी सॉल्व करना है, कोई भी वेव स्टडी करनी है, तो सबसे पहले हम कहते हैं कि आप फ्लूइड मॉडल लिखें। नेक्स्ट स्टेप में अब हमने इसको लीनियराइज करना है। ठीक है, तो इसमें आपके पास एन आई जो है ये है नंबर डेंसिटी ऑफ आयंस, यानी कि जो प्लाज्मा के अंदर आयंस हैं, और एन ई जो है वो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, आयंस आपके पॉजिटिवली चार्ज हैं, जैसे हमने बार बार डिस्कस किया, और इलेक्ट्रॉन आपके नेगेटिवली चार्ज हैं। तो अब यहाँ पे देखिएगा, जब हमने किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है, तो जो उसका अनपर्टर्ब्ड पार्ट होगा उसके सबस्क्रिप्ट में हम 0 लिखेंगे, और जो परटर्ब्ड वाला पार्ट होगा उसके सबस्क्रिप्ट में हम 1 लिखेंगे। ठीक है, ये इस तरह से लिखेंगे। ये वो सारी क्वांटिटीज़ है जो हमने यूज़ कर ली है। देखें फॉर एग्जांपल, हमने जो डेंसिटी लिखनी है, डेंसिटी को हमने लिखना है डेंसिटी इज इक्वल टू एन नॉट प्लस n1। ये इसका अनपर्टर्ब्ड पार्ट यानी इक्विलिब्रियम वाला पार्ट या यूनिफॉर्म पार्ट, और ये इसका परटर्ब यानी डिस्टर्ब्ड पार्ट। ये डेंसिटी को इस फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करेंगे फ्लूइड मॉडल में, और ये आपकी वेलोसिटी, ये आपका स्केलर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। हर एक में देखें, सबसे पहले हमने जो इन सारी क्वांटिटीज़ में जिनके सबस्क्रिप्ट में 0 लिखा हुआ है, ये आपके अनपर्टर्ब्ड पार्ट हैं, और जो 1 लिखा हुआ है सबस्क्रिप्ट में, ये सारे आपके परटर्ब्ड पार्ट हैं। ठीक है, अच्छा, जब हम ये कंसिडर करते हैं कि आपका परटर्बेशन से पहले अगर हम ये कंसिडर करें कि प्लाज्मा जो है वो होमोजीनियस है और रेस्ट पे है, तो ये कुछ क्वांटिटीज़ इसमें 0 होंगी। ये क्वांटिटीज़ जब आप फ्लूइड मॉडल को लीनियराइज करेंगे तो ये क्वांटिटी 0 होगी। क्यों 0 होगी? आपका डेल है, डेल क्या है? ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? चेंज। ठीक है, तो डेंस जब आप एन नॉट लिख रहे हैं तो ये तो आपका परटर्ब्ड पार्ट नहीं है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगी। तो जब आप किसी यूनिफॉर्म या कांस्टेंट चीज़ पे ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे तो वो 0 होगा। इसी तरह ये आपका फाई नॉट और ये आपका यू नॉट, ई नॉट, इन पे आप जब भी आप इन पे ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे तो ये आपका 0 होगा। इसी तरह ये अगर आप इसको ग्रेडियंट की बजाय इस फॉर्म में लिख लें, अगर हम एन नॉट यानी डेंसिटी जो आपकी यूनिफॉर्म डेंसिटी है या कांस्टेंट डेंसिटी है, इसका विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव लेंगे, वो भी 0 आएगा। क्लियर? तो परटर्ब्ड क्वांटिटी का डेरिवेटिव ले लें या ग्रेडियंट ले लें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि वो कांस्टेंट है, परटर्ब्ड नहीं है, यूनिफॉर्म है, तो वो 0 होगा। अब आ जाए लीनियराइजेशन की तरफ। तो सबसे पहले हमने इक्वेशन ऑफ मोशन की लीनियराइजेशन करनी है। तो ये देखें,
हर जगह पे जो हमने ऊपर वैल्यू ये कंसिडर की थी 6.10 में, वो सब्सिट्यूट करनी है। n की जगह पे हमने n0 प्लस n1 सब्सिट्यूट कर दिया, u की जगह पे u0 प्लस u1 सब्सिट्यूट कर दिया, यहाँ पे भी u की जगह पे जहाँ जहाँ u था वहाँ u0 प्लस u1 लिख दिया, जहाँ जहाँ पे n था वहाँ हमने n0 प्लस n1 लिख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे E0 प्लस E1 लिख दिया, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड जो आपकी B है उसकी जगह पे हमने B0 प्लस B1 लिख दिया, ठीक है। अब इन सारी क्वांटिटीज़ को हमने सॉल्व करना है, ठीक है। मतलब जितनी क्वांटिटीज़ हैं ये अंदर एक दूसरे के साथ आपने मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इन सब क्वांटिटीज़ को एक दूसरे के साथ, तो कुछ टर्म्स तो आपकी इस वजह से ज़ीरो हो जाएंगी, ये जो 6.11 है, यानी नॉट वाली क्वांटिटीज़ जिनके साथ ग्रेडियंट होगा या जिनके साथ टाइम डेरिवेटिव होगा वो आपकी ज़ीरो हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये लिखा है पार्शियल बाय पार्शियल टी। इस पार्शियल बाय पार्शियल टी को जब आप यू नॉट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा और आपके पास रह जाएगा पार्शियल u1 बाय पार्शियल टी, ठीक है। तो इसी तरह से ये आप जब आप ग्रेडियंट के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नॉट पे ग्रेडियंट अप्लाई होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे भी जब आप ग्रेडियंट इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्रेडियंट नॉट वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी, एन वाली जो है वो रह जाएगी, ठीक है। और इसी तरह से ये जो बाहरी इक्वेशंस हैं एन नॉट और ये वाली, ये सारी आपने इसके जैसे जैसे मल्टीप्लिकेशन हो रही है ये आप इसको ओपन करके मल्टीप्लाई करके सारी टर्म्स लिखें। तो जब आप इक्वेशन को लीनियराइज करते हैं तो लीनियराइज करने का मतलब ये है कि आपने सिर्फ नॉट वाली और वन वाली इक्वेशन रखनी है, वन वाली इक्वेशन रखनी है, पावर वन जिसकी हो, उससे हायर पावर वाली जितनी टर्म्स होंगी वो सेकेंड ऑर्डर में चली जाएंगी, सेकेंड ऑर्डर परटर्बेशन में चली जाएंगी, उसको आपने कंसिडर नहीं करना। तो जब आप ये सारे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो आपके पास बचने वाली इक्वेशन सिर्फ इतनी होगी, ठीक है। क्योंकि तो वो इक्वेशन जो है ना वो यहाँ आपको नज़र आएंगी। ये देखें, अगर आप यहाँ पे भी इसको मल्टीप्लाई करके देखें, अगर आप ये एन नॉट को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये वन ऑर्डर ही रहेगा, ठीक है। तो एन नॉट इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ये टर्म आ जाएगी। तो इसी तरह से एन नॉट इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये टर्म हम कंसिडर कर लेंगे। इसी तरह से यहाँ हमने कहीं पे भी हायर ऑर्डर वाली टर्म जो है वो नहीं लेनी, हायर टर्म जो है वो नहीं लेनी। तो ये वो टर्म्स लिख ली है, लेकिन जो फाइनल हमारे पास आएगी वो ये इक्वेशन आएगी। ये हमारे पास है लीनियराइज्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर आप देखें एम नॉट एन नॉट इसके साथ मिलकर फर्स्ट ऑर्डर बना रहा है, लेकिन जब एन वन को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा, तो हमने ये कंसिडर नहीं करना। बात समझ रहे हैं? एन नॉट को इसके साथ मिलाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वन ऑर्डर ही रहेगा, लेकिन जब एन वन को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा, तो हमने इसको निगलेक्ट करना है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास इस साइड पे जो टर्म आएगी सिर्फ वो ये वाली टर्म रह जाएगी। इसी तरह से जब आप एन वन को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑलरेडी आपकी इक्वेशन जो है वो सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन बन रही है। यू वन को इधर मल्टीप्लाई करें तो ये आपकी सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन बन जाएगी, तो ये आपकी टर्म भी निगलेक्ट हो जाएगी। तो हमारे पास सिर्फ लेफ्ट साइड पे ये वाली इक्वेशन रह जाएगी, ठीक है, ये एन नॉट मल्टीप्लाई बाय वन वाली, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखें इस साइड पे आपके पास नॉट वाली टर्म इसके साथ मिलेगी तो वन ऑर्डर रहेगी, लेकिन जब वन वाली इसके साथ मिलेगी तो वो हायर ऑर्डर हो जाएगी, इसलिए हम वन वन वाली टर्म नहीं लेंगे बल्कि क्यू एन नॉट ई वन वाली टर्म लेंगे। क्यू एन नॉट वाली टर्म लेंगे और अंदर से ई वन। तो यहाँ पे भी देखें, अगर आप यू वन को बी नॉट के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो वो वन ऑर्डर रहेगा, लेकिन अगर यू वन को बी वन के साथ लिखेंगे तो वो हायर ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो एन वन जिसके किसी भी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो वो हायर ऑर्डर बनता जाएगा। तो इसलिए बाहर हम सिर्फ रखेंगे एन नॉट को और अंदर हम ले रहे हैं ई वन को और इधर यू वन इंटू बी नॉट को, ठीक है। तो एन वाली आपने इस तरह से इस इक्वेशंस को रखना है, इनकी क्रॉस प्रोडक्ट को, कि इसका ऑर्डर जो है वो हायर ऑर्डर ना बने वन से। तो इस तरह से ये हमारी लीनियराइज इक्वेशन बनेगी। इस इक्वेशन को आपको मैं ये बता रही हूँ, आपने इसको पूरे को सॉल्व करना है, इस स्टेप को 6.11 वाले को। जो 6.11 है जो मैंने अभी आपको दी, यही वाली, इस सारे टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, जो जो मल्टीप्लाई हो रही हैं
और उसके बाद आपके पास ये 6.12 आनी चाहिए, ठीक है। और इसको जब आप मल्टीप्लिकेशंस करें तो आपके पास ये इक्वेशन, ये आपका रिजल्ट आना चाहिए, इक्वेशन ऑफ मोशन की लिनियराइजेशन। इसी तरह से आपकी जो लिनियराइजेशन है इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी की है। अगेन कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन आपकी यहाँ पे n था तो हमने n नॉट प्लस n1 लिख दिया, यहाँ पे भी आपके पास n था तो आपने n नॉट प्लस n1 लिख दिया, और यहाँ पे आपके पास u था तो आपने u नॉट प्लस u1 लिख दिया, ठीक है। तो अब आप देखें, अगेन जब हम टाइम डेरिवेटिव को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमने ऊपर मेंशन किया था कि ये ज़ीरो हो जाएगा, और इसके साथ में हमारे पास सिर्फ ये टर्म रह जाएगी पार्शियल n/n1/nt। तो डेल डॉट में आ जाए, पहले इन चारों टर्म्स को आप आपस में मल्टीप्लाई करें तो n नॉट u नॉट n नॉट u1। n नॉट u नॉट हम नहीं लेंगे क्योंकि ये बहुत स्मॉलर टर्म हो जाएगी जो कि निगलेक्ट हो जाएगी। n नॉट u1 हमने लिख लिया। इसी तरह n1 u1 हम लिख रहे हैं, और n1 u नॉट भी हम ले सकते हैं इक्वेशन, लेकिन जब हम इस पे ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे u नॉट पे तो वो ज़ीरो हो जाता है, तो इसलिए हम सिर्फ एंड में रखेंगे n1 u1। तो सम टाइम ये केसेस में ये जो आपकी ये वाली टर्म है ये निगलेक्ट होगी, और सम केसेस में ये निगलेक्ट नहीं होगी। यहाँ तक तो आपने इसको कर लिया। अब आपने इस पे ये डाइवर्जेंस यानी कि डेल अप्लाई करना है। डेल डॉट इस पे अप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास फाइनल लीनियराइज्ड इक्वेशन आएगी। तो यहाँ पे देखें पार्शियल n1 बाई पार्शियल t प्लस डेल डॉट n नॉट u1। हमने सिर्फ इतनी इक्वेशन लिखनी है, क्यों? क्योंकि ये आपकी हायर ऑर्डर टर्म है। यहाँ से हमने सिंप्लीफाई करके इसको इतना का निकाला, और आगे ये आपकी फिर हायर ऑर्डर है तो इसको फिर निगलेक्ट कर दी, तो आपके पास बचा डेल डॉट n नॉट u1। तो जब आप इसको डेल डॉट n नॉट u1 लिखेंगे तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि n नॉट आपका कांस्टेंट है या यूनिफॉर्म है, इसको आप डेल से बाहर ले गए तो जो आपका डॉट प्रोडक्ट होगा यानी कि जो डाइवर्जेंस होगा वो किसी वेक्टर क्वांटिटी पे अप्लाई होता है, तो इसलिए वो u1 के साथ आएगा। तो आपकी फाइनल जो लिनियराइज्ड इक्वेशन आएगी, इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी, वो इस फॉर्म में आएगी। ये आपकी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है उसकी लिनियराइज्ड फॉर्म है। इन अ सिमिलर वे आपकी जो थर्ड इक्वेशन है दैट इज पॉइजन इक्वेशन, समटाइम नॉन एज पॉइजन इक्वेशन, वो ये बनेगी। क्योंकि यह ई नॉट डेल डॉट ई, तो ई की बजाय हम क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ई नॉट प्लस ई1, ठीक है। और इसी तरह आपके पास थोड़ा यहाँ एक स्टेप जो है वो मिस किया है। यहाँ आयन की डेंसिटी है, तो आयन की डेंसिटी के लिए भी आप लिखेंगे एन आई नॉट प्लस एन आई वन, और ये माइनस आपकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, ठीक है। तो क्योंकि हम क्या कंसिडर करते हैं, हम इसको जब प्लाज्मा अप्रॉक्सीमेशन स्टार्ट में पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि आयंस की डेंसिटी हर जगह एक जैसी है, तो हम उसको एन आई की बजाय एन आई नॉट की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे इसलिए हम एन आई नॉट जस्ट लिख रहे हैं, क्योंकि हम एक जैसी है तो कोई परटर्बेशन नहीं है, इसलिए इसको हम एन आई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो एन ई जो है वो हमारे इसके इक्वल है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे एन आई नॉट माइनस एन ई नॉट माइनस एन ई वन, तो हमारा क्योंकि प्लाज्मा जो है वो न्यूट्रल प्लाज्मा है, तो न्यूट्रल प्लाज्मा का मतलब ये है कि इसमें आयंस की डेंसिटी और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो इक्वल होती है, क्योंकि आपको प्लाज्मा को न्यूट्रल रहने के लिए चार्ज जो है वो इक्वल होना चाहिए। तो इसलिए फॉर द न्यूट्रलिटी कंडीशन, हम न्यूट्रलिटी कंडीशन क्या होती है, एन आई नॉट इज इक्वल टू एन ई नॉट। तो ये आपके दोनों जो है डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट और डेंसिटी ऑफ आयंस, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और आपके पास जस्ट ये परटर्ब्ड डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की रह जाएगी। तो ये आपकी ई नॉट डेल डॉट ई वन। अब अभी अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि जो ये जो आपका ई नॉट है इसके ऊपर डेल अप्लाई नहीं होगा, जब डेल अप्लाई करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। ई नॉट डेल डॉट ई वन इज इक्वल टू माइनस ई, ये जो चार्ज वाला, और एन ई वन। तो ये हमारा आ गया लीनियराइज्ड पॉइजन इक्वेशन। तो ये हमारा तीनों इक्वेशन जो हैं वो लीनियराइज्ड हो गई। तो जब भी हम आगे कोई वेव पढ़ेंगे, अभी हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ वेव्स, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने फ्लूइड मॉडल लिखना है, और उस फ्लूइड मॉडल को लीनियराइज्ड फॉर्म में लिखना है, और फिर हमने आगे क्वांटिटीज़ जो हैं वो ड्राइव करनी है। तो जब भी हम कोई वेव ड्राइव करेंगे तो बेसिकली हमने उस वेव का डिस्पर्शन रिलेशन निकालना है। जब भी मैं कहूँगी कि हमको ये वाली वेव स्टडी करने लगे हैं,
इलेक्ट्रोस्टैटिक वेव स्टडी करने लगे हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्टडी करने लगे हैं, तो एक्चुअली हमने जब उसको स्टडी करना है तो हमने ये फ्लूइड मॉडल यूज़ करके उसका डिस्पर्शन रिलेशन ड्राइव करना है। और डिस्पर्शन रिलेशन बेसिकली हमें बताता है कि वेव जो है वो प्लाज्मा के अंदर किस तरह से प्रोपोगेट करती है और कौन सी चीज़ से उसकी जो फेज़ वेलोसिटी कम या ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये वाला टॉपिक जो है उसको क्लोज़ करते हैं।